पिछले खंड में हमने देखा कि कैसे महतो ने गाय की हत्या का इल्ज़ाम होरी पर लगा दिया और होरी को इज्जत बचाने के लिए रिश्वत देना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कैसे पंडित की बातों ने होरी को आत्मग्लानि से भर दिया। इन्हीं सब के बीच धनिया एक सशक्त नारी के रूप में उभर के आई। वह सामाजिक जमीन से परे एक सशक्त नारी और यथार्थ की जमीन पर खड़ी थी। नमस्कार, आपका स्वागत है वन पेज ऑडियो बुक्स में। गोदान के खंड 3 में हम पढ़ेंगे कि गांव के खेतों में धूप की तरह तपता हुआ जीवन जब जवानी की दहलीज पर आता है तो वह केवल फसल नहीं, सपने भी उगाता है। गोबर होरी और धनिया का बेटा था, उसी नई पीढ़ी का प्रतिनिधि जो अब चुप रहना नहीं जानती। उसके अंदर वह आग है जो अपने पिता की बेबसी और माँ के आंसुओं को देखकर सुलगी है। गोबर अब वह नहीं जो सिर्फ हल चलाए, वह सवाल करता है, जवाब चाहता है और जो जाति और सामाजिक बंदिशों से टकराने का साहस रखता है। झुनिया एक कोरी जाति की लड़की है जो गांव के ही डांगी की बेटी है। वह सजीव है, चंचल है, लेकिन भीतर से टूटी हुई भी, क्योंकि उसका समाज उसे केवल काम वाली निम्न जाति की लड़की से अधिक कुछ नहीं समझता। गोबर और झुनिया के बीच जो प्रेम है वो दो आत्माओं का मिलन है, बिना जाति, मर्यादा या स्वीकृति के। प्रेमचंद इस रिश्ते को नायकत्व नहीं देते, वह इसे सामाजिक विद्रोह का सशक्त रूप मानते हैं। गोबर झुनिया को लेकर सीधे घर आ जाता है, बिना शादी, बिना पूछे, बिना अनुमति। हम एक दूजे को चाहते हैं, क्या प्यार करने से कोई पापी हो जाता है? गोबर ने ऐसा कहा। यह घटना गांव में भूचाल ला देती है। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सभी जातियां मिलकर होरी के परिवार को अछूतों जैसा बना देती है। पंडित दाता दीन कहते हैं, ब्राह्मण की इज्जत गई, गांव का धर्म भ्रष्ट हुआ। होरी को 50 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है, वह भी समाज की पंचायत के सामने, और यह रकम चुकाने के लिए उसे एक और कर्ज लेना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण में होरी का चरित्र दो भागों में बंट जाता है। वह एक ओर पिता है, दूसरी ओर समाज का हिस्सा। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो गोबर का साथ दे, बेटे की आज़ादी और प्रेम को मान्यता दे, या फिर वह गांव की मर्यादा को बचाए और अपनी इज्जत के नाम पर बेटे को त्याग दे। होरी, जैसा कि प्रेमचंद ने बार बार दर्शाया है, विवेक से अधिक धर्म भय में जीता है। वह बेटे से कहता है, तू गांव की मर्यादा तोड़ रहा है, और गोबर पलटकर कहता है, आपने कौन सी मर्यादा निभाई जो हर दिन किसी न किसी के आगे झुकते हो? यह संवाद केवल एक पुत्र पिता के बीच नहीं, पुरानी पीढ़ी और नई चेतना के बीच की टकराहट है। धनिया झुनिया की ढाल बनकर जहां होरी डरता है, वहीं धनिया अडिग खड़ी है। वह झुनिया को न केवल अपनाती है बल्कि गांव की पंचायत को चुनौती देती है। जब पंडित और ठाकुर उसे ताने मारते हैं तो वह कहती है, जिस समाज में प्रेम की कोई जगह नहीं, उस समाज को क्या मैं भी मानूं? झुनिया, जो गांव में नीची जाति के नाम पर तिरस्कृत की जाती है, धनिया के साहस और अपनत्व में पहली बार एक घर देखती है। यह प्रेमचंद की सबसे मार्मिक विशेषता है। वह औरत को केवल दुख की मूर्ति नहीं बनाते, बल्कि संघर्ष और निर्णय की धुरी बनाते हैं। दुनिया प्रेम की गोद में आई है, पर वह भी चुप नहीं है। वह घर के कामों में जुटती है, धनिया की सेवा करती है, लेकिन साथ ही अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखती है। प्रेमचंद की लेखनी में दुनिया केवल प्रेमिका नहीं, वह एक असहाय समाज की स्त्री की मुखर आवाज बन जाती है, जो चाहती है कि कोई उसे सिर्फ सेवा या शरीर न समझे। गांव की पंचायत जो स्वयं रोज नैतिकता की हदें पार करती है, प्रेम और स्वतंत्रता को पाप ठहराती है। प्रेमचंद बड़ी ही पैनी दृष्टि से दिखाते हैं कि कैसे वही लोग
रोज झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं। एक प्रेमी युगल पर धर्म, मर्यादा और परंपरा का बोझ डालते हैं। होरी जैसे सीधे लोगों को समाज का भय इतना गहराता है कि वे अपने ही बच्चों का आँख चुराने लगते हैं। गोदान का यह खंड हमें वह टकराव दिखाता है जो पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, जाति और प्रेम के बीच, धर्म और मानवता के बीच होता है। गोबर का विद्रोह केवल व्यक्तिगत नहीं, एक नई चेतना का प्रतीक है। झुनिया का प्रवेश केवल एक लड़की का घर में आना नहीं, उस समाज की दीवारों पर एक सवाल का हाथ रखना है जो आज तक जाति, लिंग और आस्था के नाम पर पांवों में बेड़ियां जकड़े बैठा है। और प्रेमचंद उस सबको बिना भाषण दिए केवल घटनाओं की सूक्ष्म परतों में ऐसा अशब्द क्रांतिक रचते हैं जिसे केवल पढ़ा नहीं, महसूस किया जाता है।